मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके क्लास 10th के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैथ का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पूछे भी गए हैं और जिसके पूछे जाने की संभावना, मेरे प्यारे दोस्तों, 100 नहीं 110% आप कहिए 110% है। वैसे क्वेश्चन इसमें सेट भी किया हूँ, जिसे अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करेंगे दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब तक आप लोग ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीखेंगे नहीं और इस किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, फिर आप लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं बना पाएगा। क्योंकि चैप्टरों का कॉन्सेप्ट तो जरूरी है ही, साथ साथ उसमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वो भी आप लोग को देखना होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप लोग फॉलो करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आएगा। वैसे मैं बता भी चुका हूँ, जो ये आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं और इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए और पढ़िए क्या कहा गया। इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल का अगर बात करें, यहाँ से देखिए 2 से 5, फिर बात करेंगे तो 5 से 8, 8 से 11, इस तरह से दिया गया है। तो इसमें वर्गों की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, ये आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। या मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपरी सीमा, तो ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा यानी कि 5 में से निम्न सीमा को जब माइनस कर दीजिएगा दोस्तों, निम्न सीमा क्या है 2, इसको माइनस कीजिएगा तो जो वर्ग निकल के आएगा, वो हम लोगों का वर्ग लंबाई हो, वर्गों की लंबाई हो जाएगा, या वर्ग का विस्तार हो जाएगा, या वर्गों की अमाप या माप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमाप। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या मित्रों नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चनों को करते हैं। तो ये रहा, 62 में कहा गया है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से समझा होगा। इसमें 4 लगातार कहा गया है, तो जब कभी भी 4 लगातार सम संख्या कहा जाए या विषम संख्या कहा जाए, तो सिंपल समझ लीजिए दोस्तों, उसमें जो मानिएगा आप लोग, देखिए कोई सम संख्या हो या विषम, विषम संख्या क्या होता है, जैसे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से इसमें 2 का क्या है, गैप रहता है। तो जब कभी भी विषम संख्या आप लोगों को कहा जाए, तो उसमें जो मानिएगा, पहला विषम संख्या अगर x मानिएगा, माइनस में भी जा सकते हैं, लेकिन हम प्लस में लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, बहुत सारे, देखिए एक प्रश्न को बहुत तरीके होते हैं बनाने का, तो डिपेंड करता है जो कौन सा तरीका कौन से गुरुजी बनाते हैं। तो आपके गुरुजी जो मैं आपको बताता हूँ, अगर इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी आप लोग उलझन में नहीं पड़िएगा। तो पहला विषम संख्या x, तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस का 2, तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस का 4, और चौथा क्या हो जाएगा, x प्लस का 6। ये 4 हमने विषम संख्या आप लोगों को लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब कहा गया इसका माध्य, विषम संख्याओं का माध्य क्या है, 6 है। तो इस विषम संख्या का माध्य क्या है दोस्तों, 6 है। तो आप लोग इस तरह से भी इन सारे को जोड़ के और बट्टे में 4 कर दीजिएगा और बराबर में 6 करके भी निकाल सकते हैं। या इसका एक दूसरा तरीका, सर इसका छोटा तरीका बता दीजिए ना, जिसे हम, तो हाँ छोटा तरीका भी है, इसको और इसको जोड़ लीजिए दोस्तों। तो चलिए, और 2 से भाग लगा दीजिएगा, x प्लस 6 बटे 2 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। तो ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 6 बटे 2, यहाँ से बराबर में 6। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 3 बटे 2 बराबर में 6, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर में क्या हो गया, 6। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 3, यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। और सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 3x का मान रख दीजिए, 3x का मान क्या रखेंगे, 3 है प्लस का 6, यानी क्या निकल के आ जाएगा, 9। समझ गए, तो यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा दोस्तों, एक और तरीका आपको समझाता हूँ, देखते हैं जो हमारे मित्र सब समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ये तरीका भी समझ जाइएगा और ये तरीका भी समझने सीखने का प्रयास कीजिए। ये भी तरीका जो अभी समझा रहा हूँ, ये भी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी ये क्या होगा ना, एपी में हो, एपी कहने का मतलब इसके बीच के डिफरेंस समान हो। ये तरीका बता रहा हूँ आप लोग को, ये तरीका ध्यान रखिएगा, इसके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। लगातार कहा गया तो ये समान ही होगा। तो दोस्तों समझिएगा, ठीक है, इन बीच का डिफरेंस क्या है, सारे के बीच का डिफरेंस समान है। तो इसमें एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा, इधर देखिए, इधर भी 2 अंक छोड़ दीजिए, इधर भी 2, इसके बीच में क्या आएगा, आप कह सकते हैं x प्लस 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, x प्लस 3 है, ही तो आएगा ना, x प्लस 3 आएगा। तो x प्लस 3 बराबर में जो माध्य दिया रहेगा वो कर दीजिएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 3। x का मान क्या निकल के आएगा, 3, सबसे बड़ी संख्या, तो इधर जोड़ दीजिए, x का मान 3 या प्लस का 6, यानी कि 9 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। अब इसमें कहा गया प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग x नहीं मानेंगे। तो प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या लिखिए, देखिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10,
कितना है 5 फिर 12। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, माध्य निकालना है इनका, प्रथम 6 प्राकृत संख्या सम प्राकृत संख्या ना। चलिए माध्य निकालना, तो एग्जैक्टली बीच में देखिए कौन सी संख्या है, तो इधर भी 3 अंक छाटिए, इधर भी 3 अंक छाटिए, इसके बीच में क्या है 7, तो इसका एग्जैक्टली माध्य 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका, इसको इस 2 को और इस 12 को जोड़िए, तो 2 + 12 करेंगे तो दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 14 बट्टे 2 कीजिएगा, यानी कि 14 बट्टे 2 निकलने पर भी आपको वही 7 निकल के आ जाएगा। तो इसका यहाँ से भी ऑप्शन 7 ही निकल के आ जाएगा। तो या आप लोग इसको पूरे को जोड़ के और या 6 कहा गया तो 6 संख्या है तो भाग दीजिए, क्योंकि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं जो इस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये समझ रहे होंगे और आप एग्जाम में भी बना पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर कहा गया है, इस तरह से इससे पहले आप लोगों के लिए ये 3 वीडियो बनाया गया है, जैसे कि 1 से लेकर 60 नंबर तक क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो जो भी नहीं देखे प्लेलिस्ट होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहता है। यहाँ से 1 + cot स्क्वायर ए, बताइए 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, पता है ऑप्शन आप सभी को? मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों होता है फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 ये माइनस में रहेगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर। अगर आप लोग त्रिकोणमिति नहीं पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोग अपने गुरुजी से जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे मैं आप लोगों को शानदार तरीके से नहीं बताता हूँ। अगर आप लोग देखे होंगे और हमें फॉलो करते होंगे तो आपको पता चलता होगा जो कितने शानदार तरीके से मैथ और साइंस आपके गुरुजी आपको बताते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए यहाँ से इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप लोग ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। जैसे 5 देखिए, सबसे पहले 5 ना 4 ही को 5 देखिए कितने बार है, 3 बार। 5 कितनी बार है मेरे पास, तो 3 बार। फिर 7 देखिए कितना बार है, तो 1 2 बार, 7 2 बार है। फिर 8 देखिए कितना बार है, तो 8 देखिए 1 बार है। फिर 9 देखिए कितना बार है मेरे पास, तो 9 भी 1 1 2 2 2 2 बार है। अब गिनती कर ले, 5 1 6 2 8, यानी कि 4 और 4 8 2 10, कोई छूट रहा है ना 3। देखिए अब हमें इसमें 3 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है। आप बोलेंगे सर 3 4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि दोस्तों हमें ऑप्शन में तो 3 4 है ही नहीं, इसलिए हम 3 4 लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें जितना का काम है उतना ही काम करेंगे। तो अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा बारंबार किसकी है, तो 5 की ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा, अब यहाँ से ये प्रायिकता का क्वेश्चन निकल के आ गया। अब देखिए प्रायिकता का एक कंसेप्ट है मेरे पास, तो पीई यानी पी होने की घटना और पी नहीं होने की घटना, पीई डैश जिसे हम लोग पीई डैश कहते हैं, नहीं होने की घटना का मान होता है 1। पीई होने की घटना, पीई नहीं होने की घटना का मान होता है, जोड़ने पे 1 होता है। अब यानी कि ये कितना दिया गया 0.02, यहाँ से यहाँ भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट होगा, इधर भी पॉइंट होगा और इधर भी पॉइंट होगा। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मान दिया गया है, कितना दिया गया है 0.02, पीई निकालना है। तो पीई प्लस 0.02 इक्वल टू 1, इसको इधर लेके आएंगे तो पीई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.02 हो जाएगा ना। तो जब ये घटाइएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 100 में से चला जाएगा कितना 0.98 निकल के आ जाएगा। तो 0.98 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है। एक बार देखिए आगे के क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों के लिए स्क्रीन बोर्ड पे लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़िए, फिर आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा और समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सर एक बार कलर चेंज, ठीक है। देखिए कहा गया 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। देखिए जब कभी भी पासा का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो पासा में समझ लीजिए जो कितने का कुल परिणाम आएंगे, एक पासा का तो कुल परिणाम आता है 6। ठीक है, और 2 पासे कहा गया तो 6 पर उतना पावर दे देना है। 3 पासे कहा जाए तो 6 पे उतना पावर 3 दे देना। 5 पासा कहा जाए तो 6 पे पावर 5 कर देना, उसका कुल परिणाम निकल के आ जाएगा इस तरह से। ठीक है मित्रों, यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए कहा गया है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की क्या प्रायिकता है। अब पासे का मतलब आप लोग बचपन में लूडो खेलते होंगे, तो उसका जो छर्रा यानी कि छर्रा होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पासा समझिए एक प्रकार का। तो वही पासा हो गया। तो उसमें कितने अंक रहते हैं, 1 से लेके 6 तक रहते हैं। ठीक है, तो 2 पासे को जब फेंका जाएगा तो क्या सब हो सकता है इस पे भी 1 आ जाए और इस पे भी मेरे प्यारे मित्रों 1 आ जाए, तभी इन दोनों का अंतर शून्य हो जाएगा।
ठीक है, या तो इस पे 2 आए तो इस पे भी 2 आ जाए तभी हो जाएगा शून्य, या दोस्तों इस पे 3 और इस पे भी 3 आ जाए तो भी शून्य हो जाएगा। हाँ, तो इस पे 4 आ जाए और इस पे भी 4 आ जाए तो भी शून्य हो जाएगा। इस पे 5 हो और इस पे 5 हो, दोनों पे फिर 5 शून्य हो जाएगा, या इस पे 6 हो और इस पे भी 6 हो, यानी कि तो भी शून्य हो जाएगा। तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों ये परिणाम, कितने परिणाम बन रहे हैं, तो एक परिणाम ये रहा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। कुल परिणाम सॉरी परिणाम बन रहे हैं मेरे पास। तो प्रायिकता बराबर होता है जो होने, जो भी कहा गया उसका होने की घटना तथा कुल परिणाम। तो यहाँ से कितने घटना घट रहे हैं, 6 घटना घट रहे हैं। अब कुल परिणाम क्या हो जाएगा, 2 पासा फेंका जा रहा है तो 6 पे पावर 2 यानी कि 36। तो 6 का 6, 6 छा का 36, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कहा गया 2 सिक्कों को, अब यहाँ पे सिक्के कहा गया तो इसका टोटल परिणाम जो होगा, टोटल कुल परिणाम जो हो जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, तो देखिए 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 2 तो ना 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उछालने पर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो दोनों पे शीर्ष आने की मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों पे शीर्ष आने का मतलब क्या है, या तो दोनों पे हेड आए या दोनों पे टेल आए। समझ गए ना, समझ रहे हैं ना, हेड या टेल को कह सकते हैं, समझ, दोनों पे एक ही आना चाहिए। तो कैसा परिणाम आएगा, या तो दोनों पे एक ही बार आएगा दोस्तों, दोनों पे आएगा तो एक ही बार ना आएगा शीर्ष, दोनों को अगर हम करेंगे तो दोनों पे एक ही बार शीर्ष आएगा, तो एक बटे कुल परिणाम है 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सही है, समझ रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब है। चलिए आगे करते हैं। चलिए कहा गया 1 वर्ष में 1 महीना यादृक्ष चुना जाता है, यानी बिना देखे हुए चुना जाता है। चलिए इसके जून या सितंबर होने की क्या प्रायिकता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कुल परिणाम जो अगर बात करेंगे टोटल मेरे प्यारे दोस्तों परिणाम कितने हो जाएंगे, तो इसमें 12 महीने होते हैं 1 वर्ष में, तो 12 महीना। अब 1 महीना चुना गया है जिसमें जून या सितंबर, जब याद आ रहे दोस्तों तो दोनों ले लीजिएगा। ठीक है, इसको सिंपल बनाने का तरीका बताता हूँ, इसका बेसिक भी तरीका है, जब मैं आप लोगों को क्योंकि प्रोबेबिलिटी बताऊंगा तो वहां पे भी इसको समझाऊंगा। ठीक है ना, जून, तो जून कितने बार आएंगे, एक बार ना, एक बार। और सितंबर कितना बार आएगा, एक बार, तो एक एक क्या हो गया 2, अब बट्टे कितना है, कुल परिणाम 12, तो 2 1 2, 2 6 का 12, 1/6 हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं, या जून आने की प्रायिकता मेरे पास तो 1 क्या हो जाएगा 12 ना, 1/12 और प्लस सितंबर आने की प्रायिकता 1/12, दोनों को जोड़ के भी आंसर जो निकलेगा वही 1/6 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। एक और पीछे चलिए, इसमें कहा गया है 4 या 5 आने की, एक पासे को फेंका जाता है, पासा में 6 परिणाम होते हैं, 4 या 5, तो 4 आने की प्रायिकता, यानी एक संभावना ये, एक संभावना, यानी टोटल 2 संभावना। अब कुल कितना है, तो 6, 2 पासा, एक पासा ना, हाँ, तो 2 का 2, 2 तिया 6, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1/3 यानी 1/3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हम लोगों का जो निकल के आ गया है दोस्तों, ये आ गया है अब मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन, यहाँ पे अनुपात। ठीक है, इसको भी बहुत मजेदार तरीके से दिखाऊंगा दोस्तों। कहा गया है 2 गोलों को के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए गोलों का आयतन दिया गया ना, तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा मेरे पास, त्रिज्या, गोला का आयतन होता है समझिए 4/3 पाई r³ होता है ना। ठीक है, अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों इनका अनुपात दिया गया है। ठीक है, बटे 4/3 पाई, ये r1 ले लिए, इसको r2 कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2 गोला है तो दोनों की त्रिज्या तो अलग अलग होगी, तो यहाँ से इसका अनुपात 64 है, बटे क्या हो जाएगा 125। ठीक है, समझिए आराम से, यहाँ से ये 4/3 पाई 4/3 में कैंसिल, तो ये क्यू इधर चला जाएगा, तो r1 बटे r2 बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64 बटे 125। तो r1 बटे r2 का जो अनुपात आ गया 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी घनमूल 4, और यहाँ से इसका 5, तो यानी दोनों गोलों की त्रिज्या का अनुपात क्या निकल के आ गया 4:5, यानी कि कह सकते हैं 4:5। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए, नहीं आता है। वैसे अगर नहीं भी आता है तो भी काम आ जाएगा, सीधा इसका अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है 4πr², तो यहाँ पे क्या है, 2 गोला, तो ये r1 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4π से 4π कट जाएगा, तो r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, तो r1 क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, अनुपात r2 यानी 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 16:25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं बाबू, याद रखिए सॉरी सारे फॉर्मूले को दोस्तों आप लोग भी याद रखिए, क्योंकि अगर याद फॉर्मूला नहीं रहेगा तो आपको मेंसुरेशन के एक भी
क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का जितना भी क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आप लोगों को मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक मेंस्ट्रुएशन का वीडियो लेके आऊंगा फॉर्मूला का। चलिए, यहाँ पे कहा गया दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो उनकी आयतनों का अनुपात। तो दो बेलन है, आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R1, दो है तो R1 इसको कर दीजिए पाई R1 स्क्वायर एच, अनुपात पाई R2 स्क्वायर एच, या भी H1 H2 कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये पाई से पाई कैंसिल, R2 सॉरी R1 का है यहाँ से 4 गुना, यहाँ से H क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात ये ना 6, तो 6 अनुपात स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर R2 क्या है यहाँ पे 5, त्रिज्या गया ना, समझ रहे हैं बाबू 7, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 का 96 अनुपात 25, 25 7 175, यानी 96 अनुपात 175, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से बनाना है दोस्तों। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, और ये इस तरह के क्वेश्चन देख के आपको डर लगता होगा, समझिए। अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों तो फिर आप लोगों को इसके कंसेप्ट को सीखने पड़ेंगे, और कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर आप लोग गुरुजी को, मेरे प्यारे दोस्तों, संपर्क कीजिए, गुरु जी से जुड़िए। सारे कंसेप्ट इतने शानदार तरीके से दिमाग में डाल दूंगा ना, जो एक बार भी आप लोग इसे नहीं भूल पाइएगा। चलिए 73 नंबर, कहा गया है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए आप। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ चलिए अच्छा है 3 पाई आर स्क्वायर, मेरे प्यारे दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको याद नहीं था, मुझे पता है, ठीक है बताएंगे बाद में, ये समझ गए ना, सही है ना, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे, गोला गोला, और ये अर्धगोला, अर्ध गोला, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा 74 नंबर, कहा गया यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या इतना, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, तो बराबर कितना दिया गया 880, सेंटीमीटर को छोड़िए, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान कितना दिया गया है 14, यानी 14, 14 गुना एल बराबर में 880। देखिए 22 7 दूने 14, और देखिए 22 से कट जाएगा, 22 चौका 88 और 0 40, फिर 2 से कट जाएगा 20, यानी एल का मान क्या निकल के आ जाएगा 20। हमें अभी बनाना नहीं है, जो हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे दोस्तों, हमें आंसर निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली 20 सेंटीमीटर जो निकल के आएगा, कितना फास्टली हम आंसर निकाल सकते हैं, और उसमें भी सही सही। अब फास्ट के चक्कर में मेरे प्यारे दोस्तों गलत ना कर दे, तो ध्यान से पूरा पूरा मन को ध्यान एकाग्रचित करके बनाइएगा तो बिल्कुल ही राइट आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं बाबू, कुछ बेनिफिट हो रहा है, आने से कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये रहा 75 नंबर, कहा गया किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 हो तो इसके कोण की लंबाई। देखिए घन का विकर्ण, विकर्ण बराबर फॉर्मूला था √3 और a, यानी कि √3 गुना कोण की लंबाई बराबर 2√3 हो दिया गया ना, घन का विकर्ण 2√3, इसके बराबर कर देंगे, √3 से √3 कैंसिल, तो a का मान क्या निकल के आ गया 2, यानी कि कोण की लंबाई क्या निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को बहुत ही मजा लग रहा होगा समझ के, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। कहीं किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर, पहले मान लीजिए घन का किनारा ए था, एक्स मान लीजिए, ठीक है ना, एक्स था, अब ये दोगुना हो गया यानी कि 2x हो गया, कोई दिक्कत, ठीक। क्षेत्रफल पहले के कुल क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर होता है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6x 6a स्क्वायर, तो एक जगह पे हमने x माना था 6x स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे तो 6 गुना x स्क्वायर, यहाँ पे a भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा क्या है 2x, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 6 गुना 2 दूना 4x स्क्वायर, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 गुना 6x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो ये पहले तो ये था 6x स्क्वायर, अब क्या हो गया 4 गुना 6x स्क्वायर, यानी कितना गुना हो गया तो 4 गुना हो गया, समझ रहे हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 गुना निकल के आ जाएगा। कहा गया ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा पहले का, तो पहले का कितना होगा 4 गुना हो जाएगा। आई होप आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सीख रहे होंगे, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, कहा किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। कहा गया है किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अभी बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या वही है सेम कहा गया ना, कहा गया त्रिज्या के एक उसी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बात नहीं, तो 4 पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 4/3। अगर त्रिज्या अलग अलग होता तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता दोस्तों, लेकिन त्रिज्या एक नहीं एक ही है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को, अपने गुरुजी से जुड़ जाइए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। अगर क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से ऊपर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं और मैथ को पूरा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फिर गुरुजी से जुड़िए, क्योंकि गुरुजी एक आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैथ में मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो जुड़ जाइए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। देखिए कहा गया यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना हो तो इसकी त्रिज्या, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 1232। अब देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 1232, ये कट जाएगा 22 से, 22 132, ये 22 से कटेगा ना, डायरेक्टली करता है नहीं, इसे पहले 2 से काटते हैं, ठीक है, इस 22 से मत काटिए, पहले हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 छक्का 12, 2 1 2 और 2 छक्का 12, ठीक है। अब ये 22 से कट जाएगा, 22 दूना 44, 22 से भी कटेगा ना, बटे 22 कर दीजिए, 2 से काटिए 11, 2 से 2 तिया 6, फिर 1 0, 2 8 16, 308, 11 दूनी 22, 11 8 88, यानी 28 मिनट में तो जा रहा था, तो ये 28 मिनट में 22 28 मिनट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 28 गुना, ये 7 इधर आ जाएगा ना 7, मित्रों गुना मत कीजिएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा अंदर, इस 28 को भी इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुना 7 गुना 7, तो यहाँ से आर का जो मान हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और रूट 7, 7 2 बार है तो 7, तो 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी। देखिए किस तरह से बनाना है, गुना कीजिएगा तो फिर उलझन में पड़िएगा, फिर वर्गमूल निकालने में कहीं से कोई दिक्कत आ जाएगा, ठीक है ना, गुना मत कीजिएगा। चलिए 79 नंबर पे चलते हैं। यहाँ से देखिए ये प्रश्न भी बड़ा लाजवाब प्रश्न है, कहा गया यदि cos a प्लस cos a स्क्वायर बराबर 1 तो sin स्क्वायर a प्लस sin 4a का मान बताना है, बता दीजिएगा कितना आएगा, बता दीजिएगा तो आपको मेरे तरफ से डायरी मिल टॉफी मिल जाएगा, सोच लीजिए बनेगा, देख के नहीं बताना है, प्रोसेस को पूरा फॉलो करके बताना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से दिया क्या गया है मेरे प्यारे दोस्तों, cos a प्लस का cos a स्क्वायर a बराबर 1 दिया गया ना, ठीक है। अब इस cos a बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो cos a बराबर 1, इस प्लस को इधर रहेंगे तो 1 माइनस का cos a स्क्वायर a हो जाएगा, तो यहाँ से cos a बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है मित्रों 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा ना, तो माइनस ही होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन या साइन स्क्वायर बराबर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस ए बराबर क्या निकल के आ गया साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए। अब हमें दिया क्या क्या है मित्रों, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन 4a, बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने का, जो तरीका शॉर्ट में बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए का मान कितना है, अभी साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए, ठीक है, अभी मान बदलिए। अब साइन 4a को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, एक बार कर सकते हैं ना। अब बोलेंगे सर क्यों किए, तो अभी बताएंगे ना क्यों किए। साइन स्क्वायर ए का मान देखिए यहाँ से क्या है कॉस ए, तो इसके कॉस ए लिख दिए, कोई दिक्कत। अब प्लस इसका मान हम लोग कॉस दे सकते हैं, कॉस ए स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा cos ए, क्योंकि sin स्क्वायर का मान है cos ए, अब इसका स्क्वायर था cos स्क्वायर ए, और मित्रों cos ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर आपके प्रश्न के अंदर ही दिया गया है, क्या मान है cos ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप दोस्तों समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये, अब इसे आप लोग बताइए दोस्तों इसका मान क्या आएगा,
मैं आप लोगों को फिर कुछ समय का मौका देता हूँ। चलिए बता ही देता हूँ, ज़्यादा टाइम। 1 प्लस बताइए कितना आएगा आंसर? 10 स्क्वायर है, सोच लिए आंसर। चलिए हमारे एक छात्रा ने तो बता दिया जिसका सर आंसर 10 स्क्वायर आएगा। आप लोग देखते हैं, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर। इसके बहुत सारे बनाने का तरीका है, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कीजिए, उस तरह से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। लेकिन अभी हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उसके हमें जो फास्टली आंसर लेके आओ और सटीक आंसर हो, सही आंसर हो, तो उस तरह से। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर या बटे का क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब 1 प्लस कॉसेक सेक स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर है, और गुना मेरे पास तो 1 बटे कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर है, लिखेंगे ना। तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर है। ये फॉर्मूला होता है। आशा करता हूँ ये फॉर्मूला हमारे सारे बच्चे को याद होगा और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बताए और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आप लोगों को। आशा करता हूँ समझ भी गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को अपने गुरुजी का क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इसकी ज्यादा है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।